नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं तमाचा न्यूज। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आज हम इसके थोड़े इतिहास और वर्तमान के बारे में जानेंगे। हालांकि आपको बता दें कि सरकार को इस पर अचानक क्यों विचार आया, तो आपको बता दें कि ये नया नहीं है। बीजेपी ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि सरकार में आए तो हम नई शिक्षा पद्धति लागू करेंगे। बीजेपी ने अपने इस एजेंडे को नहीं छोड़ा। नई शिक्षा नीति पद्धति को लागू करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि 27 मई 2016 को, इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय टीम बनाई जाती है, जिसे ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। इसके बाद HRD मंत्री ने लोगों के सुझाव मांगे। करीब 2 लाख सुझाव आए। उसके बाद यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा प्रणाली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि इसको ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इससे पहले के सिस्टम में आखिर कहाँ खराबी थी। तो इस पर मोदी सरकार ने बताया है कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, इनोवेशन तथा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को सुपर पावर बनाने के लिए इस नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। अभी जो अपने भारत में जो शिक्षा नीति चल रही थी, उसे 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान बनाया गया था तथा इसमें 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भी थोड़ा बदलाव किया था, लेकिन वो अब सिस्टम मोदी सरकार पूरा बदलने जा रही है। अब नज़र डालते हुए बदलावों पर। पहला बदलाव अब ये हो गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है, या आप यूँ समझिए HRD मिनिस्टर अब से होंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक, देश आज़ाद से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया है। इस नाम को लेकर हालांकि ने विरोध भी सहना पड़ा। RSS से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने इस पर आपत्ति जताई थी और साल 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की सिफारिश भी की थी। दलील यह थी कि मानव को हम कोई संसाधन नहीं मान सकते, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। तो अब भैया HRD मिनिस्टर हो गए हैं एजुकेशन मिनिस्टर। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई का माध्यम रखने की भी बात की गई है। हालांकि नई शिक्षा पद्धति की ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि किसी पर किसी प्रकार की भाषा थोपी नहीं जा सकती। आपको बता दें, अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल का पाठ्यक्रम 10+2 ढांचे की जगह अब होगा 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम क्रमशः इस प्रकार लागू किया जाएगा। 3 से लेकर 8 साल, 8 से लेकर 11, 11 से लेकर 14 और 14 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल बच्चों को पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी शिक्षा होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास
को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया। इसके बाद मिडिल क्लास यानी 6 से 8 में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल दूसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की ही तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लिए इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नया रूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेंगे। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात की। और सबसे बड़ी बात कि भारत अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य बनाया है, जो कि बहुत अच्छा। अभी तक ये था 4.43%। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 प्रत्येक वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार इसका जो आंकड़ा है 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। जी हाँ, आप इसे ऐसे समझें, अगर आप 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, 6 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं, उसके बाद किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि अब पहली साल में आपको इसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे साल में छोड़ तो डिप्लोमा, और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इसमें उन छात्रों को फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। इसमें छात्रों को आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी बदलाव हुए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहें उनके लिए 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम होगा, और जो लोग नौकरी करना चाहेंगे उनके लिए 3 साल का ही प्रोग्राम होगा। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के लिए MA के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। शोध करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है। वर्चुअल लैब भी तैयार की जा रही हैं। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया है। इसको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के तहत अधिकतर शिक्षा ऑनलाइन हुई है, जो कि काफ़ी
हद तक सही साबित हुआ है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। ये थी जो मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को दर्शाता है। ये था उनका ड्राफ्ट। क्या ये ड्राफ्ट जमीन लेवल पर लागू हो पाएगा? क्या इन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिलेगा? हालांकि योजनाएं बहुत आती हैं और बहुत जाती हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब योजनाएं लागू हो पाती हैं पूर्ण रूप से। फिलहाल हमारी नज़र इसी पर है। आगे क्या होता है इनमें बदलाव हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।